साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जापान की पीएम टकाइची भारत आई हुई थी और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई और मोदी जी ने उनको अपनी छोटी बहन भी कहा। ये बात काफ़ी चर्चा में रही और लोगों ने इस बात पर कई वीडियो बनाए कि बताया कि भारत और जापान के बीच में किस किस तरह के समझौते हुए। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई जापान भारत के नज़दीक इसलिए आ रहा है क्योंकि जापान को चीन का खतरा है। भारत भी इसीलिए जापान का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि भारत का भी दुश्मन चीन है, जापान का भी दुश्मन चीन है। और कुछ समझौते बताए, जैसे एआई में समझौता हुआ, रेयर अर्थ मिनरल्स में हुआ और सबसे बड़ी बात, डिफेंस कॉपरेशन को दोनों देशों ने आगे बढ़ाया। ये बातें चर्चा में आ चुकी हैं, सब लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। पर जो ये चीन का एंगल लेकर के हर कोई इसे मैग्नीफाई कर रहा है, बात पूरी तरह से सही नहीं है। एंगल चीन का नहीं है, एंगल यूएसए का है। जी हाँ, पूरा खेल चल रहा है यूएसए या डी डॉलराइजेशन के इर्द गिर्द। अब आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब से यूएस ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया था, तब से यूएस ने कहीं ना कहीं जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रखी थी और स्थिति यह थी कि जापान पर हमला होता है तो यूएस पर हमला माना जाएगा। और 1960 में इस तरह का एक समझौता भी इन दोनों देशों के बीच में हुआ था, जिसके तहत यूएस अपने कुछ बेसेस जापान में बनाएगा, इंश्योर करेगा कि जापान पर कोई अटैक ना हो और विद द टाइम जापान पर इस तरह का फंड भी खर्च करता रहेगा। बदले में जापान क्या करेगा, यूएस के ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड खरीदेगा। ये उसमें लिखा नहीं है, पर ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। जापान बदले में यूएस के ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड खरीदता रहा और देखा ये गया कि दुनिया में आज सबसे ज़्यादा यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड अगर किसी के पास हैं तो वो जापान है। बॉन्ड एक कागज़ का टुकड़ा होता है, अगर जापान इसी कागज़ के टुकड़े को ले जा करके यूएस में देगा तो उसके बदले में जापान को डॉलर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? डॉलर्स। अब डॉलर की ज़रूरत तो जापान को तब पड़ेगी ना जब डॉलर की मांग दुनिया में होगी। पहले तो ये था कि दुनिया की 90% चीज़ें ही डॉलर में खरीदी जा रही हैं, तेल भी डॉलर में आ रहा है, अन्य सामान भी डॉलर में आ रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि डॉलर की जो मांग है वो धीरे धीरे कम हो रही है और जैसी स्थिति अभी खाड़ी देशों में बनी हुई है, पक्की बात है कि आने वाले समय में ये भी कह देंगे कि भाई जो बाध्यता हम पर की हुई थी कि आप हमको सिक्योरिटी देंगे, बदले में हम सिर्फ डॉलर में ही अपना तेल बेचेंगे, इस बाध्यता को हम खत्म करना चाहते हैं, इस डील को खत्म करना चाहते हैं, पेट्रो डॉलर को खत्म करना चाहते हैं। जिस दिन ये ऐलान हो गया उस दिन डॉलर की डिमांड एकदम से गिर जाएगी। तो ये बात जापान को अब दिख रही है कि आने वाले समय में डॉलर की डिमांड गिरने वाली है और जब डॉलर की डिमांड गिरने वाली है तो ये जो ट्रेजरीज मैंने इकट्ठी की हुई हैं ये किसी मतलब की नहीं रह जाएंगी ना, कि बेच के मैं डॉलर ले भी आऊँगा तो उतने डॉलर का मैं खरीद नहीं पाऊंगा। हो सकता है मुझे अन्य करेंसीज में चीज़ें खरीदनी पड़े जो मेरे पास नहीं होंगी। तो क्या किया जाए? तो ऐसे देशों के साथ समझौता बनाया जाए जिनकी करेंसी सब मजबूत होने वाली हैं, जो डॉलर का रिप्लेसमेंट बनने वाली हैं। पूरी तरह से नहीं, कई सारी करेंसीज बनेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर डी है तो डी को हटा के पूरी तरह से सी आ जाएगा ना, डी को हटा करके ए बी सी ई एफ जी कई सारे आएंगे जो डॉलर का रिप्लेसमेंट होंगे। तो ये जापान को दिख रहा है, इसलिए वो भारत के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। सबसे बड़ा कारण ये है और विद प्रूफ मैं आपको अभी ये बात बताऊंगा, ठीक है? तो जापान के साथ जो यूएस ने संधि की हुई है कि हम आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे, एक तो जापान को दी हुई है और दूसरा इनसे कह रखा है कि आप अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचो, हम आपको भी प्रोटेक्शन देंगे। अब इन दोनों की तरफ से आप देखोगे कि दोनों को ही अपना खतरा दिख रहा है। इनको पता चल गया कि हमको प्रोटेक्शन तो यूएस दे नहीं पाया और ये चीज़ जापान को भी दिख रही है। जापान ने तो 2022 से ही अपने यहाँ पर कार्यक्रम चलाना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम अपने हथियार खुद बनाएंगे और लॉन्ग रेंज की मिसाइल बनाने लगा है, अपनी सेना को बढ़ाने लगा है, कॉपरेशंस करने लगा है अन्य देशों के साथ। उसी क्रम में भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन करने की दिशा में है कि हम और जापान मिल करके कुछ डिफेंस का इक्विपमेंट बनाएंगे। तो साहब, ये जो कहानी है, एक्चुअल में कहानी ये है कि जापान भारत आया कि भारत एक काम करते हैं, तुमको बुलेट ट्रेन की ज़रूरत है, हम बना भी रहे हैं। तुमको कल को हाईटेक सिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जैसे हमारे यहाँ है, आप जानते हो डोलेरा सिटी बन रहा है गुजरात में, वो बिल्कुल जापान के सिटी की तर्ज पर बन रहा है। कल को तुम्हें और सिटी बनाने होंगे। इंडिया जैसे हमारे यहाँ पर कल्चर को हम तवज्जो देते हैं, हम कल्चर को डेवलपमेंट को साथ लेके चलते हैं, एनवायरनमेंट को डिजास्टर मैनेजमेंट को साथ लेके चलते हैं, कल को तुम्हें भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया कह रहा है हाँ। और इंडिया, तुम जानते हो कि हम बड़े शांति प्रिय देश हैं, खुशहाली में काफ़ी आगे हैं, हमारे यहाँ औसत आयु भी ज़्यादा रहती है, हम किसी तरह से तुम्हें दिक्कत नहीं देंगे, उल्टा तुम्हारे काम ही आएंगे। तुमको भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तुमको भी आगे जा कर के अपने मॉडर्नाइजेशन बढ़ाना है और तुम अपने कल्चर को भी साथ लेके चलना चाहते हो और तुम किसी तरह के फंदे में फंसना नहीं चाहते कि कल को जापान का कोई खतरा तुम पर आ जाए।
तो हम सबसे अच्छे तुम्हारे लिए पार्टनर रहेंगे, बताओ तैयार हो? इंडिया ने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो, हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ मिलकर के, तुम्हारे यहाँ बड़ी बड़ी डिफेंस की इंडस्ट्रीज़ हैं जो मिसाइल्स भी बनाती हैं और एंटी मिसाइल सिस्टम बनाती हैं, ड्रोन्स बनाती हैं, तोपें बनाती हैं, सब तरह की चीज़ें तुम्हारे यहाँ बनती हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर के बनाएं और दोनों देश उसका लाभ लें, जैसे तुम और रशिया कर रहे हो। इंडिया ने कहा अच्छी बात है, करते हैं, ठीक है। और एक काम और करते हैं इंडिया, हम और तुम आपस में अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के बारे में कुछ आगे सोचते हैं, जिससे कि हम दोनों की करेंसी की मांग बढ़े और मजबूत बने। लोकल करेंसीज, आ गए आप पॉइंट पर, किस तरह से डीडॉलराइजेशन दिख रहा है जापान को। तो साहब एक काम करते हैं, लोकल करेंसी में करते हैं। इंडिया ने कहा हाँ हाँ करते करते करते, बहुत बढ़िया है। अब आप एक छोटा सा सवाल मेरे से पूछेंगे कि जापान को पूरी दुनिया छोड़ करके इंडिया में ही इंटरेस्ट क्यों है? जापान को चाइना में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? रशिया में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? एक कारण ये है कि चाइना और रशिया दोनों से ही जापान के संबंध खराब है। रशिया के साथ तो 2022 के बाद से और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जापान यूएस मिलकर के काम करते थे, रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध थोप दिया, तो जापान को रशिया के साथ ज़्यादा संबंध रखने जैसा था नहीं, और चाइना से भी खराब रहते हैं। अब किसके पास जाए? बाकी किसी छोटे मोटे देश में जाए, यहाँ सब जगह आग लगी हुई है, इनके पास कुछ खास है नहीं, इनके पास भी कुछ खास है नहीं। ब्राज़ील वगैरह है, चलो ठीक है, वो यूएस से भिड़ने में लगा हुआ है, यूरोप वैसे भी डूब रहा है ना, चलो इन सबको छोड़ दो, इनके कारण छोड़ दो, चलो मान लिया कि इनमें कहीं जा सकते थे, कोई एक देश निकल आए काम का, मान लिया। उससे भी बड़ा कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं कि 2022 से 21-22 से पूरी दुनिया का, विशेष तौर से इन वेस्टर्न कंट्रीज का जो गोल्ड और सिल्वर है वो शिफ्ट हुआ है भारत में, चाइना में, रशिया में। बड़े स्तर से गोल्ड सिल्वर खरीदा गया है, यानी कि इस वक्त जिन देशों के पास गोल्ड सिल्वर अच्छे खासी मात्रा में है, उन देशों की करेंसी आने वाले समय में उठने वाली है, ये प्रमाण है। क्योंकि करेंसी उठेगी किसी ना किसी चीज़ के एवज में उठेगी भाई। गोल्ड सिल्वर जिसके पास जितना ज़्यादा होगा उसकी करेंसी मजबूत होने के चांसेस है, और डॉलर उधर कमजोर होता जाएगा। तो आने वाले समय में करेंसीज तो तीन ही मजबूत होनी है जो अच्छे से होनी है। एक रुपया होना है, एक चाइना का युआन होना है, इनका रूबेल होना है। लेकिन इंडिया के पास ही क्यों आए? क्योंकि इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं है। वजह यह है, इंडिया के साथ अगले 10 साल में जापान $60 बिलियन से भी अधिक का इन्वेस्टमेंट करेगा, भारत के साथ संबंध बनाएगा। पिछले साल भी $25 बिलियन का हम दोनों के बीच में ट्रेड रहा है, और आने वाले समय में यह भी देखा गया है कि कई डिफेंस के मामलों में हम मिलकर के ऐसे उपकरण बनाएंगे जो हमारी नेवी में काम आएंगे। जैसे यूनिकॉर्न है, एक तरह से एंटीना है जो बताता है कि कौन सी खतरा हमारे आसपास है। इस तरह की चीज़ों में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। अब आप एक एक करके देखिए। देखो, इंडिया जापान में टेक द डॉलर आउट ऑफ द ट्रेड पेमेंट्स विद येन रूपी सेटलमेंट प्लान। जापान का येन हमारा रुपया आने वाले समय में हो सकता है डॉलर को रिप्लेस करने का प्रयास करे। यह खबर पुरानी नहीं है, 30 जून की है। तो दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि क्यों ना लोकल करेंसी में ट्रेड किया जाए। यह है बड़ी न्यूज। बड़ी न्यूज ये नहीं है कि चाइना का खतरा है और ये है वो है, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं चाइना के खतरा वाले। कोई खतरा नहीं है चाइना से भी, अभी नहीं है, अगले 10-15 साल तक, ठीक है। आगे देखिए, ये वो वाली खबर है जो मैं आपको बता रहा था कि जापान के पास सबसे ज़्यादा यूएस ट्रेजरी है, बॉन्ड है, वो कागज़ का टुकड़ा जिसकी मैं बात कर रहा था। तो देखो, ये अप्रैल 2026 का आंकड़ा बता रहा हूँ। अप्रैल 2026 के अनुसार, अमंग द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटीज, जापान बूस्टेड इट्स होल्डिंग टू $1.21 ट्रिलियन। $1.21 ट्रिलियन पर पहुंच गया जापान ले देके, अब उसे लौटना है। दूसरे नंबर पर ये चाइना के पास है, सॉरी यूके के पास है, $938 बिलियन का। तीसरे नंबर पर चाइना के पास है $927 बिलियन का। तो चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, उस पर ये कुछ भी नहीं है, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ये। लेकिन जापान एक छोटा देश है, छोटी इकोनॉमी है चाइना के मुकाबले, उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है वो भाई, बहुत बड़ा अमाउंट है। और यूके का भी, यूके की इकोनॉमी भी छोटी है, उसके लिए भी अमाउंट बड़ा है, पर यूके को लंबे समय तक अब यूएस के फेवर में ही रहना है, तो उसका तो छोड़ो। पर जापान अपने आप को अलग तरीके से देखता है, समझ गए? जब आप लिंक कर पा रहे हैं तो ये बात है। और भारत के साथ जापान लंबे 2022 से ही जापान ने भी अपने यहाँ पर चीज़ों में बदलाव लाना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर भी जापान ने भारत की येस बैंक में 20% शेयर ले लिए जापान की कंपनियों ने। याद कीजिए, खबर आ रही थी बीच में कि येस बैंक डूब रही है, उस तरह से एक हवा बनी थी।
जापान ने कहा कि हम आ रहे हैं इसमें 20% शेयर लेने के लिए। पिछले साल की खबर है ये, ठीक है। तो जापान बहुत पहले से इस चीज को भाप गया था। अभी आपको एक खबर और दिखाऊंगा, रुकिए। ये वो खबरें हैं कि किन किन चीजों पे हमने पैक्ट साइन किया है। एआई पे किया है, मेटल्स पे किया है, एनर्जी पे किया है। तो ये तो हर जगह ही हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है एआई पर और इन सब पर। तो ये बहुत बड़ी खबर ऐसी नहीं थी कि इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊं। खबर वो थी जो मैं भी आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये सब तो जाहिर सी बात है, जरूरत की चीजें हैं। दोनों देश एक दूसरे को इसमें सपोर्ट करेंगे। और देखो, मोदी तकाइची मीट इंडिया जापान को डेवलप डिफेंस टेक्नोलॉजी एनहांस मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, ठीक है। दोनों मिलकर के मैरीटाइम एक्सरसाइजेस बढ़ाएंगे। नेवी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप गौर करिए, अभी मोदी जी सेशल्स गए थे, छोटा सा देश है, बताते हैं 1.5 लाख की पॉपुलेशन है वहां, केवल वहां 3 दिन रुक करके आए हैं। अब जापान के प्रधानमंत्री भारत आई हैं, वो भी आइलैंड कंट्री था, जापान भी आइलैंड कंट्री है। और अब मोदी जी 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तीनों आइलैंड कंट्री है। और हर किसी के साथ आप देख रहे हो सिक्योरिटी का एक बड़ा पैक्ट भी साइन हो रहा है। यानी कि भारत अब हिंद महासागर में, पैसिफिक ओशन में भी अपनी डिफेंस की उपस्थिति दर्ज करा रहा है और अपने सहयोगियों को भरोसा दिला रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हुए हैं और तुम हट जाओ हम देख लेंगे, ये सब नहीं कर रहे हम आपके साथ हैं, हमका पूरा सहयोग करेंगे जितना हो सकेगा। तो हम कर रहे हैं उस चीज को भी। चाइना का BRI प्रोजेक्ट जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके जरिए चाइना लैंड के जरिए दुनिया में फैलना चाह रहा है और सी रूट्स के जरिए फैलना चाह रहा है। तो हम ऐसे फैलना नहीं चाह रहे, किसी पर जबरदस्ती कब्जा करना नहीं चाह रहे, लेकिन हाँ हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करके रखेंगे तो एक बैलेंस बन के रहेगा, ठीक है। तो इसमें बात हुई है, यूनिकॉर्न बनेगा। यूनिकॉर्न क्या है? एक नवल एंटीना है जो जॉइंट डिफेंस टेक्नोलॉजी के काम आएगा और ये स्टेल्थ सिक्योरिटी देगा। स्टेल्थ का मतलब इसके जरिए 50% तक चांसेस कम हो जाएंगे कि आपका नेवी का जहाज पकड़ में आए दुश्मन के, ठीक है। तो ये उसके लिए है। बाकी ये क्या आ गया, ये कहता है कि पैसा लाओ, पैसा तो हमारे पास नहीं है। चलो हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये भी उसी चीज़ का है कि किस तरह से डिफेंस में हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अगर दिख जाए तो, दिख नहीं रहा है। ये ट्रंप वाला, सॉरी ट्रंप वाला। ट्रंप ने अभी बीच में ये बोला था, इसे हटा देता हूँ वरना ये पैसा मांगता रहेगा। ट्रंप ने ये बोला था कि जापान के साथ जो हमने ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी साइन की हुई थी 1960 में, कि जापान की सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा हम वहन करेंगे और जापान पर हमला हम पर हमला माना जाएगा। तो ट्रंप ने ये पिछले साल बात कही थी कि भाई जापान के साथ जो ये हमारा समझौता था ये बड़ा वन साइडेड सा है, इसको खत्म करने के बारे में मैं विचार कर सकता हूँ, ऐसा ट्रंप ने कहा था। तब से जापान ने अपने अनुमान को और मजबूत कर दिया कि हाँ भैया तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 से जापान लगातार कोशिश कर रहा है। 2022 में ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला स्टार्ट किया। 2022 से ही भारत, चाइना, रशिया बड़े स्तर पर गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। 2022 से ही जो क्रूड ऑयल की सप्लाई का जो पूरा चेन था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। 2022 से ही हम सभी लोग ये देख रहे हैं कि यूएसए का रुख कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। और विद द टाइम आप देखोगे 2029-30 तक यूएसए आपको अपने बिल्कुल वहाँ पर दिखाई देगा और दुनिया में कई ऐसे ध्रुव तैयार हो जाएंगे जो वर्ल्ड को मल्टीपोलर बना चुके होंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक नई शेप ले चुकी होगी, दुनिया की करेंसीज एक नई शेप ले चुकी होंगी। और जो आज चिल्ला रहे हैं ना, $1 में 95 रुपये हो गए, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैं आपको आज फिर लिख के दे रहा हूँ, $1 में हो सकता है 10 रुपये हो जाए। हम वहाँ जा रहे हैं। किसी चीज़ को होने में टाइम लगता है, रातों रात नहीं हो जाता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, धारा 370 2019 में हटी थी, लेकिन उसका प्लान 2014 से स्टार्ट हो गया था और पहला कदम उठाया गया था 2015 में, जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार कश्मीर में बनी थी। तब सब लोगों ने विरोध किया था कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बना रहे हो, तुम तो सरकार के लालची हो, तुम तो सत्ता में बने रहना चाहते हो। लेकिन उसका परिणाम हमें 2019 में देखने को मिला कि 5 साल में पूरा खेल कैसे रचा गया था। इसीलिए पूरी ग्लोबल जो रीसेट हो रहा है, इसका खेल धीरे धीरे ही चलता चला आया है। अब ये पेस पकड़ चुका है और जापान जिस तरह से अब एंगेजमेंट इंडिया के साथ बढ़ा रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि अब डी-डॉलराइजेशन होकर के ही रहेगा। कई ऐसे प्रमाण हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि डी-डॉलराइजेशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें देखो पहला तो यही है कि जिस तरह से खाड़ी देशों पर हमला हो रहा है ईरान की तरफ से, या यूएस ईरान पर हमला कर रहा है और अपने आप को वहां पर डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, पहला तो सबसे बड़ा साइन ही यही है, जिसको विश्वास ना हो। दूसरा साइन इंडिया जापान एंगेजमेंट है। और चाइना के बारे में कोई कहेगा कोई खतरा है, चाइना से अभी किसी को कोई खतरा नहीं है। चाइना जब तक ताइवान को नहीं ले लेता तब तक किसी और पर खतरा बन के नहीं आएगा।
इसलिए अभी इंडिया, चाइना, रशिया में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भैया अपने अपने टारगेट पर ध्यान दो, बाद में देखेंगे। इंडिया का टारगेट पीओके है, बाकी भी चीज़ें हो सकती हैं। चाइना का ताइवान है, इसराइल का ग्रेटर इसराइल है, यूएसए का ईरान में तख्तापलट है, रशिया का यूक्रेन है, और हो सकता है यूरोप का और भी देश आ जाए। और यही है, पाकिस्तान तो खैर कभी भी पिट जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। तो ये पूरा खेल चल रहा है पूरी दुनिया में। उम्मीद है मैं ये समझा पाया हूँगा कि जापान और इंडिया के संबंध क्यों हो रहे हैं इतने गहरे। ठीक है साहब, बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।